Hello, dear students. Welcome to Nursing X Live. This is Chitra Pandey, Mastermind Faculty at Nursing X Live. आज हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ में नर्सिंग एजुकेशन और यू कैन से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इस पूरे एंटायर सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट अगर आप बोले उसको हम कवर करेंगे हमारे सेशन के थ्रू। इस सेशन में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, आई विल बी टेलिंग अबाउट दोस। सो प्लीज़ आप सेशन ध्यान से सुनिएगा एंड आई होप दैट वट एवर इन्फॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग थ्रू दिस सेशन दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट यूनिट जो हमारा इस पर्टिकुलर हमारे सब्जेक्ट में है दैट इज नर्सिंग एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हमें क्या समझना है कि नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ना है नर्सिंग एजुकेशन। नाउ व्हाई नर्सिंग एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नर्स। तो नर्स जो हम अपना रूटीन अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ कर आते हैं, किस तरह से टीचिंग होनी चाहिए, किस तरह से लर्निंग होनी चाहिए, ये वाले सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए और क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपको नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है। सो आई होप दिस यूनिट को हम कोशिश करेंगे कि नर्सिंग एजुकेशन को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाएं और समझने की कोशिश करें। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पर बात करते हैं, एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपसे एजुकेशन की डेफिनेशंस यूजी एग्जामिनेशंस पे पूछी जा सकती हैं, तो डेफिनेशंस आपको जरूर याद रखनी है। कुछ स्पेसिफिक 2 से 3 डेफिनेशन याद रख लीजिए, उन्हीं को आप एग्जाम में लिख कर आइए। 3 याद रखोगे तो 2 याद रहेंगी, है ना। सो वन ऑफ द डेफिनेशंस इज एजुकेशन इज द एक्ट ऑफ टीचिंग अदर्स नॉलेज एंड रिसीविंग एनी नॉलेज और गाइडेंस फ्रॉम अदर्स एज पार्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, यानी कि किसी और से नॉलेज लेना और किसी और को ज्ञान देना। ज्ञान एक्सचेंज ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें, एक पूरी डेफिनेशन को हम बोले एक छोटी सी भाषा में, तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। तो हम जो भी हमारा ज्ञान है, जो पूरा जीवन का ज्ञान है, सार है, अगर हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, उसको हम एजुकेशन बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन अ मैन। तो ये डिवाइन परफेक्शन है जो ऑलरेडी एक इंसान के अंदर होता है, इंसान के भीतर होता है, दैट इज कॉल्ड एन एजुकेशन। Whatever video you are watching right now, जो आप सेशन देख रहे हैं, I am trying to convey my knowledge with all of you, that is a part of education। और आप लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन के एम्स क्या है, किन किन एम से एजुकेशन बना है, या एजुकेशन पढ़ने का क्यों एजुकेशन किसी इंसान को पढ़नी चाहिए या क्यों एजुकेशन लेनी चाहिए। हम सिर्फ लिटरेट भी तो रह सकते हैं, सिर्फ एबीसीडी में लिखनी आई दैट इज सफिशिएंट, या हमने सिर्फ अपनी 10th तक पास कर ले सफिशिएंट है। हमें हायर एजुकेशन लेने की या हमें एजुकेशन को करने की क्या जरूरत है, क्या हमारा मोटिव है, इसके बारे में हमें समझना काफी जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, हमारे कुछ एम्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, ठीक है, हमारे कुछ एम्स हैं जिनकी हम बात करते हैं जो हमारे एजुकेशन के लिए मायने रखते हैं। तो हमारे ये कुछ 6 एम्स हैं। पहला एम है सोशल एम, वोकेशनल एम, कल्चरल एम, मॉरल एम, स्पिरिचुअल एम एंड इंटेलेक्चुअल एम। तो इन सब फैक्टर्स को कैसे एजुकेशन हेल्प करता है, क्यों हमें एजुकेशन पढ़नी चाहिए, तो वन बाय वन समझते हैं। पहला समझते हैं सोशल एम। सोशल एम क्या है, कोई मुझे बता सकता है? क्या आप सोच सकते हैं अपने माइंड में क्या सोशल एम होगा? अगर कोई कम्युनिटी में लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, है ना। दे विल कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इंडिविजुअल प्रोडक्टिव फॉर द सोसाइटी। सो एक पढ़ा लिखा इंसान, एक एजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड कम्युनिटी एक एजुकेटेड सोसाइटी का निर्माण करती है। तो इसी तरह से हमारा ये सोशल एम जो है क्या करता है, इट contributing to making an individual or individuals productive for society। सोसाइटी के लिए हम उनको प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो ये हमारा पहला सोशल एम है। दूसरा हमारा एम है वोकेशनल एम। वोकेशनल एम का मतलब क्या है? क्या सिर्फ पढ़ लिख के हमें घर बैठना है?
क्या हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्या हमें यूज नहीं करना है। वन ऑफ द मेन एम्स इज कि क्यों पढ़ाई लिखते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, या तो अपना बिजनेस खोल सके, या हम अपनी जॉब कर सके और पैसा कमा सके, और अपनी जो लिविंग हमारी जो एक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान घर, बेसिक लाइफस्टाइल जो हमें चाहिए, उसको हम पूरा कर सके। सो वन ऑफ द एम्स इज वोकेशनल एम। तो वोकेशनल एम क्या कहता है, वोकेशनल एम कैसे हमें हेल्प करता है, it helps to and it helps an individual or people capable of livelihood to lead a productive life। इंसान एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, अपनी बेसिक एमिनिटीज या अपनी लग्जरी या वट एवर इट इज, जो भी लाइफ स्टाइल को चाहिए उसको आप अचीव कर सके, वो भी हमारा एक अनदर एम है। दूसरा हमारा एक एम है जो हमने पढ़ा था, कल्चरल एम। कल्चरल एम क्या होता है, कैसे कल्चर एक हमारा एम बन जाता है एजुकेशन के लिए, इसको समझते हैं। तो अगर हम कल्चरल एम की बात करें, जो भी हमारी सोसाइटी के कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है ना, these customs and traditions helps an individual in becoming a civilized and cultural person। एक हम civilized और cultural society की शुरुआत करते हैं। जो भी एजुकेटेड लोग होते हैं, एक वो civilized culture, civilized society बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं human being is a social animal, हम ये बोलते हैं ना, we don't call them as animals because there is a difference between being an animal or being a human। So human beings are the, और man is a social animal। तो हम सोसाइटी में जब रह रहे हैं, एक हम civilized cultural society बनाते हैं, तो हमारा वो एक कल्चरल एम को एजुकेशन फुलफिल करता है। Another education is moral education। नाउ मॉरल एजुकेशन क्या होती है, एक इंडिविजुअल इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। क्या सिर्फ हम एजुकेशन डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, क्या सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, नहीं, हम मॉरल वैल्यूज सीखते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल वी से झूठ बोलना गलत बात है, हम एक मॉरल वैल्यू सीख रहे हैं, अपने एल्डर्स को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हम एक मॉरल वैल्यू सीख रहे हैं। तो एक एजुकेशन का एम सिर्फ एक डिग्री हासिल करना, पैसा कमाना नहीं है, लाइवलीहुड अचीव करना नहीं है, मॉरल वैल्यूज सीखना है। और वो मॉरल वैल्यूज एक इंडिविजुअल इंसान की पर्सनालिटी को जन्म देती है। ओके, सो मॉरल एम बेसिकली हेल्प्स इन बिल्डिंग अप अ respectable personality of an individual। respectable personality of an individual, right। अगला एम है हमारा स्पिरिचुअल एम। अब एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी में कैसे हेल्प करती है, ये आप जरा सोचिए। बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। तो स्पिरिचुअलिटी में कैसे हेल्प करते हैं, बीइंग रिलीजियस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो एजुकेशन बेसिकली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in developing spiritually to raise himself or herself and work for welfare of others। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है कि एक इंसान के जीवन में आने का जो मेन रीजन है, जो कारण है, वो क्या है, मानवता है। हमें ह्यूमन बींग्स कहा जाता है बिकॉज हम मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं, हम ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें एजुकेशन कैसे एक स्पिरिचुअल एम में हेल्प करती है, वो स्पिरिचुअलिटी के इंसान के डेवलप करने में हेल्प करती है और उनको ये सिखाती है कि अपने साथ साथ हमें दूसरों की भी मदद करनी है और मानवता का एक एग्जाम्पल हमें सेट करना है। दैट इज वन ऑफ द एम्स विच फुलफिल्स अ स्पिरिचुअल। दूसरा है हमारा इंटेलेक्चुअल एम। अगर मैं इंटेलेक्चुअल एम की बात करूं तो
इंटेलेक्चुअल एम्स मीन्स कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम डिग्री तो ले रहे हैं, बट इट इज कंसिडर्ड एज एन एबिलिटी टू innate power of intellectual capacity, power of intellectual capacity to think with a rational, to think with a rational, यानी कि हर बात के पीछे उसका रैशनल क्या है, रैशनैलिटी क्या है, ये हमें एजुकेशन समझाती है। एजुकेशन सिर्फ हमें अल्फा बीटा गामा नहीं बताती है, हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताती है, हमें लॉ ऑफ नेचर नहीं बताती है, लेकिन हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, इंटेलेक्चुअल इंसान बनाती है, जिसमें हम समझ पाए कि हर चीज के होने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, रैशनैलिटी क्या है। दैट इज द वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल एम। ठीक है, और हमारा इसके बाद में हमारे 6 एम्स है, 1 2 3 4 5 6। सोशल एम हो गया, वोकेशनल एम हो गया, कल्चरल हो गया, मॉरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल एम। सो दीज 6 एम्स ऑफ एजुकेशन वी हैव कवर्ड, राइट। नेक्स्ट, अगला आता है हमारा फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, हमें समझना है कि एजुकेशन कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें वो करता है, या एजुकेशन को इंसान ले रहा है तो क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो हमारा जो फंक्शंस ऑफ एजुकेशन है वो इस तरह से डिवाइडेड है, अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से। फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स अ नेशन। तो हमारा एक खुद के लिए एक फंक्शन है, हम क्यों एजुकेशन ले रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए, खुद का लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, अपनी डिग्री लेने के लिए, खुद को एक बेहतर स्तर पर पहुंचाने के लिए। सोसाइटी की तरफ एम क्या है, एक वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी का निर्माण करने के लिए। और नेशन, अगर सोसाइटी इंडिविजुअल अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छी होगी तो नेशन तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, है ना। सो द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल में कैसे हमें फंक्शन करता है, डेवलप इनबॉर्न पोटेंशियल, हमारा जो जन्म से जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। कोई बच्चा मदर के वूम से कोई भी चीज सीख कर नहीं आता है, सीखता इंसान बाद में ही है। हम बोलते हैं बच्चे मिट्टी का घड़ा होते हैं, जैसे आप मोल्ड करोगे वैसे हो जाते हैं। तो बच्चे का दिमाग बेशक उसका अपना हो सकता है, बट किस तरह से वो बिहेव करेगा, किस तरह से वो चीजों को करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, प्लानिंग करेगा, आगे जाके कैसा इंसान बनेगा, वो सारा का सारा हमारा चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है। तो हमारा इनबॉर्न पोटेंशियल जो है वो एजुकेशन डेवलप करने में मदद करती है। अगला हमारा फंक्शन है मॉडिफाई बिहेवियर, इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई करती है एजुकेशन, है ना। पर्सनालिटी, एक इंसान की पर्सनालिटी को डेवलप करती है एजुकेशन, उसकी सोच को इम्प्रूव करती है, उसका जो सोचने का तरीका होता है उसको इम्प्रूव करती है एजुकेशन। अनदर हमारा फंक्शन है प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हमें हमारे भविष्य में आने वाली परेशानियों को, कठिनाइयों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे सामना करना है, कैसे उनसे मैनेजमेंट करना है। देन एडजस्टमेंट टू सोसाइटी, सोसाइटी में हमें कैसे एडजस्ट करना है वो भी हमें एजुकेशन सिखाती है। सो एज एन इंडिविजुअल दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। अब यहीं पर मैं बात करूं अगर सोसाइटी की, सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या फंक्शन है हमारे एजुकेशन के, दैट इज फर्स्ट इज सोशल चेंज एंड कंट्रोल, reconstruction of experience, then development of social and moral values, and providing opportunity and equality. So these are certain functions of towards society. एजुकेशन की जो फंक्शन है टुवर्ड्स सोसाइटी, हम चाहते हैं कि सोशल चेंज आए हमारी सोसाइटी में, एक्सपीरियंस रिकंस्ट्रक्शन हो, हम सोशल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज को इंसान की लाइफ में डेवलप कर सकें और हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद एज ए नेशन एजुकेशन का फंक्शन क्या है, सबने अपनी एक लाइन सुनी होगी, पढ़ेगा इंडिया
तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो अगर एक इंसान पढ़ता है तो वो सोसाइटी बढ़ती है, सोसाइटी बढ़ती है तो वो नेशन बढ़ता है, और जब इंसान पढ़ता है तो वो ग्रो करता है, इंसान ग्रो करता है तो सोसाइटी ग्रो करती है, सोसाइटी ग्रो करती है तो पूरा का पूरा देश ग्रो करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन। एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि नेशन के टुवर्ड्स एजुकेशन का क्या फंक्शन है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, हर एस्पेक्ट में एजुकेशन जो है एक नेशन को इम्प्रूव करती है और ग्रोथ में हेल्प करती है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आवर एजुकेशन। अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जो हमें पढ़ना है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक जो ये सेशन देख रहे हैं लेसन प्लान बना के आए हुए होंगे, सबने जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होगा अपने लेसन प्लान में, हर बच्चे लिखते हैं, है ना। तो समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। सो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हमारे मेन 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेंट्रल, इंटरमीडिएट एंड स्पेसिफिक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव वन बाय वन। अगर मैं बात करूं सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की, तो जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है इसको हम और क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एम ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, बीएससी नर्सिंग करने का या एमएससी नर्सिंग करने का एम क्या है, इस पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम का एम क्या है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद एक नर्स आरएन बाहर निकलेंगे, वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे टू द पीपल इन द कम्युनिटी। That is the main central objective of our educational program. That is called central or institutional objective. ठीक है। दूसरा आता है intermediate objective, जिसको हम departmental objective भी कहते हैं। So intermediate objective को हम departmental objective भी कहते हैं। और departmental objective basically कहाँ से arrive होता है? It arrives from breaking down the professional function into components and activity. इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव यानी कि डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल 3rd ईयर में आपकी पोस्टिंग हुई, सडनली आप मेडिसिन वार्ड में थे, नाउ यू हैव बीन पोस्टेड इन पीडियाट्रिक वार्ड, या लेबर रूम में आपकी पोस्टिंग हो गई, आपका एक न्यू डिपार्टमेंट से एक्सपोजर हुआ। तो वहां पर जो हमारा पोस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, एक पीडियाट्रिक नर्सिंग वार्ड में या चिल्ड्रंस वार्ड में, वहां पे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट द नर्सिंग स्टूडेंट शुड बी एबल टू assess the growth and development of a person and should be able to provide care to a child admitted in the children's ward. तो ये हमारा मेन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। लास्ट एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज का जो मैं सेशन ले रही हूँ, आज का जो मेरा सेशन है जिसमें क्या पढ़ा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन और थेरेटिकल नर्सिंग एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आफ्टर दिस सेशन माय एम वुड बी द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड। तो मेरा क्या एम है कि इस सेशन के खत्म होने के बाद हर एक बच्चा जिसने ये सेशन देखा है उनको थेरेटिकल नर्सिंग एजुकेशन या इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक टू द लर्निंग एस्पेक्ट, जो हम लर्निंग सीख रहे हैं उसके रिलेटेड होता है। तो समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह डिवाइड किया हुआ है। एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, इंटरमीडिएट एंड देन लास्ट में आ गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है
that is called Bloom's taxonomy of education. So Bloom's taxonomy of education बहुत ही जरूरी टॉपिक है. ये अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करूं तो इन जनरल भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है, जितने भी बाहर के हमारी कंट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, आप एनक्लेक्स की बात कर लीजिए, कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वहां पर ब्लूम टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों की कॉग्निटिव लेवल को असेस करने के लिए. वो किस तरह से एमसीक्यूज को आंसर कर रहे हैं, किस लेवल ऑफ नॉलेज पर वो हैं, कितनी लेवल ऑफ नॉलेज उनको है, क्या वो किसी चीज को एनालाइज करके समझ के लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यूज होती है. इसके अलावा जो एजुकेटर्स हैं हमारे फील्ड में, जो टीचर्स हैं, सपोज आई एम द टीचर, आई एम द एजुकेटर, I will also use the Bloom's taxonomy to ensure that every student is able to understand and to assess कि किस बच्चे ने कोई चीज के बारे में कितना समझा. ठीक है. So that is called as Bloom's taxonomy. So Bloom's taxonomy basically was given by Mr. Benjamin Bloom. He was a psychiatrist. So उन्होंने Bloom taxonomy बनाई थी. और Bloom taxonomy के लिए बेसिकली हमारा जो भी कंसेप्ट होता है, इसमें हमारे 3 डोमेन्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं. So one by one let's try to understand each and every domain of Bloom's taxonomy. So basically, Bloom taxonomy को समझते हैं. What is Bloom's taxonomy? It is a recognized, Bloom taxonomy is a recognized learning theories in education, theories in the field of education. कैसे आप कोई चीज लर्न करते हो, चाहे आप वो नॉलेज के लेवल पे करो, चाहे स्किल के लेवल पे करो, इमोशंस के लेवल पे करो, ऑल दीज थिंग्स, ये एक हमारा रिकॉग्नाइज्ड लर्निंग थियरी है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. एंड इट इज यूज्ड बाय द टीचर्स और एजुकेटर्स. इट इज यूज्ड बाय एजुकेटर्स और टीचर्स टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स. टू क्रिएट लर्निंग आउटकम्स दैट टारगेट. उनका टारगेट क्या होता है? इट टारगेट नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को वो टारगेट नहीं करते, सब्जेक्ट मैटर, बट द डेप्थ ऑफ लर्निंग. कितनी डीप में जाके बच्चे को वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया, उसके बारे में बात करते हैं. एंड दे वांट स्टूडेंट्स टू, द डेप्थ ऑफ लर्निंग दे वांट स्टूडेंट्स टू अचीव. तो बेसिकली सिर्फ बच्चे को पढ़ा देना, बच्चे को समझ में आ गया, ये मोटिव नहीं है हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी का. कितनी डीप में जाके बच्चे ने वो टॉपिक को समझा है, एनालाइज किया है और लाइफ में वो प्रैक्टिस कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, उसके लिए भी टीचर्स और स्टूडेंट्स ब्लूम टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं. ब्लूम टेक्सोनॉमी बेसिकली हमारे 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है. वन इज कॉग्निटिव डोमेन, वन इज अफेक्टिव डोमेन एंड वन इज साइकोमोटर डोमेन. कॉग्निटिव मीन्स यहाँ पर नॉलेज की बात आ रही है, अफेक्टिव मीन्स इमोशंस की बात आ रही है, साइकोमोटर मतलब स्किल्स की बात हो रही है. ठीक है. तो साइकोमोटर मीन्स मोशन, जहां पर मोशन इन्वॉल्व है वो स्किल्स हो गया. अफेक्टिव मीन्स इमोशंस, मूड्स, एंड कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ इंटेलेक्चुअली अ पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक. So this is the gist of Bloom's taxonomy which we discussed. तो फर्स्ट हमारा जो डोमेन है उसको समझते हैं. पहला डोमेन हमारा कॉग्निटिव डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन, हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक, इन व्हाट डेप्थ. तो इसके जो डोमेन्स है ना, इनमें स्टेप्स हैं. तो एक सबसे बेसिक लेवल बच्चे को क्या पता होना चाहिए, फिर जैसे 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 हम एडवांसमेंट करते जाएंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर लेवल में बच्चे का क्या अचीवमेंट होना चाहिए अबाउट कॉग्निटिव डोमेन. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग में जब बेंजामिन ब्लूम ने ये बनाया था, तो जो ये डोमेन का जो असेसमेंट था इस तरह था कि बेसिक लेवल है नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. बट हमारे एंडरसन एंड राथफोल ने इसको रिवाइज किया, ब्लूम कॉग्निटिव हायरार्की को थोड़ा सा रिवाइज किया और इनके नेम्स को मॉडिफाई किया based on the latest patterns. और उन्होंने इसको क्या किया, the basic level is remember, next is understand, then is apply, analyze, evaluate and create. ठीक है. अब आप सोच रहे होंगे तो नाम है, हम ये कैसे यूज कर रहे हैं. So this Bloom taxonomy
will be helpful for you in creating a lesson plan also. अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें हम लिखते हैं ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, तो लेसन प्लान क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। प्लस डोमेन्स में हम कैसे अचीवमेंट कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक ये सारे डोमेन्स हमने कैसे कवर किए हैं, अभी तक आप कवर कर चुके होंगे, इसको आज विद एग्जाम्पल समझते हैं। आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग ये एक बार आपने समझ लिया अच्छे से, बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो फर्स्ट पढ़ते हैं हमारा जो है कॉग्निटिव डोमेन में। अगर आप देखो, पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। तो बेसिकली कॉग्निटिव डोमेन जो है ये फोकस करता है ऑन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, critical thinking, problem solving, then we have creating a knowledge tree या knowledge base, creating a knowledge base, इसको समझते हैं। सॉरी, पहला हमारा जैसे बेसिक अगर आपको याद हो, रिमेंबर, हम इसको पढ़ेंगे, ये पुराना वाला पैटर्न है, ये रिवाइज्ड वर्जन है, तो हम रिवाइज्ड वर्जन में फोकस करेंगे, तो हम रिवाइज्ड वर्जन को पढ़ते हुए चलेंगे। सो रिवाइज्ड वर्जन में फर्स्ट इज योर रिमेंबर। डोमेन का फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है? रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर मैंने सपोज करो, जस्ट इसको एग्जाम्पल समझते हैं। आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपकी टीचर आपको एक ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा रही है। योर टीचर इज टीचिंग यू अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, एंड ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ाने के बाद में वो चाहती है असेस करना कि आप किस लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन पर पहुंचे हैं, कहाँ पर आपने बेसिक से लेवल के एडवांस हायर ऑर्डर थिंकिंग अचीव किया है कि नहीं किया है। तो ये असेसमेंट हमारी टीचर करना चाहती है, तो उसको हम किसके थ्रू करेंगे? दिस कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू करेंगे। तो आइए समझते हैं। सो ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर बात करें, फर्स्ट इज रिमेंबर। रिमेंबर मतलब रिकॉल, सिर्फ मुझे क्या चीज याद है। तो फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर में क्या होता है? रिकॉल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। हम एग्जाम्पल से समझते हुए चल रहे हैं। सो अगर आपकी टीचर आपको बोल रही है यू नीड टू रिकॉल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो मतलब अपने बेसिक लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अचीव कर लिया, आपको याद है। रिकॉल मीन्स ओनली मेमोराइज करना, मेमोरी ध्यान में रखना। इसके जो वर्ब्स हम यूज करते हैं दैट इज रिकॉल, ठीक है। देन रिट्रीव एंड रिसीव, ये वर्ब्स हम रिमेंबर के साथ यूज कर सकते हैं। आप इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो। सेकंड हमारा आता है, लेट मी चेंज द पेन। दूसरा हमारा है जो लेवल है दैट इज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, या हम अंडरस्टैंड भी बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंड। अब अगर मैं कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंड की बात करूं, इसका मतलब एबल, एग्जाम्पल समझते हैं, एबल टू डिस्क्राइब इवोल्यूशन इन ओन वर्ड्स। पहली चीज हमने क्या बेसिक लेवल किया? रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग, मेमोराइजिंग, हमने समझ लिया। अब कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, मतलब अगर आपसे कोई बोले कि इवोल्यूशन को अपने खुद के शब्दों में आप डिस्क्राइब करो, तो यानी कि आपने कॉम्प्रीहेंशन लेवल अचीव कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अचीव कर लिया है, ठीक है। इसके लिए हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इट इंश्योर्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट compared to the previous level, that is remember, compared to the previous stage। अब यहाँ पे आप सिर्फ रिकॉल नहीं कर रहे हो, आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए आप इवोल्यूशन को अपने खुद के शब्दों में डिस्क्राइब कर पा रहे हो। थर्ड हमारा आता है अप्लाई, ठीक है। थर्ड हमारा जो लेवल है दैट इज अप्लाई। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, जो ये लेवल है, इट uses knowledge to predict
एग्जाम्पल समझ रहे हैं, यूजेस नॉलेज, द स्टूडेंट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डोमेन या इस दिस पर्टिकुलर स्टेज पे स्टूडेंट यूजेस नॉलेज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। हम ह्यूमन इवोल्यूशन के एग्जाम्पल को लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर वर्ब्स हम क्या यूज करते हैं, यूज, प्रिडिक्ट, डिमॉन्स्ट्रेट। ठीक है, यहां पर हमारा कॉम्प्रिहेंशन में वर्ब्स रह गए थे, वो हम यूज करते हैं क्लासिफाई, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस। ठीक है, तो अप्लाई का मतलब क्या है, जब हम अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो बच्चा अपनी नॉलेज को, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में मुझे रिमेंबर कर लिया, मैंने रिकॉल कर लिया, स्टेजेस पढ़ लिए, पूरी डीपर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। अब उस नॉलेज को इस्तेमाल करके अगर मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाऊं कि आज से 3000 साल बाद में ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह वर्क करेगा, क्या पैटर्न होंगे, दैट बिकम्स द अप्लाई स्टेज, यानी कि एप्लीकेशन स्टेज। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेज आता है, फोर्थ स्टेज है, वो है एनालाइज। अब आपने एप्लीकेशन कर लिया, अप्लाई कर लिया, अब एनालाइज को समझते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या है, concepts examined in detail and broken down into parts। ठीक है, कंसेप्ट्स को हमने डिटेल में अब एग्जामिन किया, समझ लिया, और उसको फिर हमने पार्ट्स में ब्रोक डाउन किया। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन आपको पता चल गए, एंड फाइंड एविडेंसेस टू सपोर्ट द क्लेम। अब आपने स्टेजेस तो पढ़ ली, पर आप कैसे मानोगे कि एक्चुअल में हर स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में यही हुआ था या यही पैटर्न देखा गया था। तो आप अब एविडेंस को अप्लाई करने की कोशिश करते हो कि इस एविडेंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन की ये स्टेज हुई है। दैट इज कॉल्ड एज एनालाइजिंग। एनालाइज करना, समझना उस पार्ट को। इसके लिए हम वर्ब्स क्या यूज करते हैं, हम वर्ब्स यूज करते हैं रिसर्च, स्टैब्लिश एंड अप्रेज। These are the verbs we use, research, establish and appraise। पांचवा हमारा नेक्स्ट जो है, that is called as evaluate। Now you will say evaluate। evaluate का मतलब क्या है, justify करना, justify and present the view on human evolution। अब आप इवैल्यूएट कैसे करोगे कि भाई आप प्रेजेंट कर पाओगे कि नाउ दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, और मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को जस्टिफाई कर पा रही हूँ इन पॉइंट से कि ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे ऐसे इस पार्ट में चल रहा है। सो जस्टिफाई एंड प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन। तो आप क्या कर रहे हो, उसको इवैल्यूएट कर रहे हो। तो आपने एक और हायर ऑर्डर थिंकिंग को अचीव कर लिया है। वर्ब्स हम क्या इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, परसुएट, validate and support। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ऊपर हमारा जो होता है दैट इज क्रिएट। इवैल्यूएट के बाद क्या आता है, क्रिएट। तो क्रिएट करने का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन टू डिजाइन a virtual museum। आप सपोज करो आपको ह्यूमन इवोल्यूशन की इतनी अच्छे से नॉलेज हो गई, आप अप्लाई कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, इवैल्यूएट कर पा रहे हो। इसकी बेसिस पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया और आपको कहा गया कि आप एक वर्चुअल म्यूजियम बना के बताओ। तो आप बता पाओगे बेस्ड ऑन द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन कौन कौन सा पर्टिकुलर म्यूजियम में जो हमें चीज रखनी है वो कहाँ कहाँ पर प्लेस होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप एक वर्चुअल म्यूजियम क्रिएट कर पाओगे। तो क्रिएट एक सबसे फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डोमेन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है। सारी नॉलेज गेन करने के बाद हम कोई नई चीज को क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके लिए जो हम वर्ब्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वी यूज डेवलप, कंपोज एंड फॉर्मुलेट। ये वर्ब्स हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या है कॉग्निटिव डोमेन। हमें डेफिनेशंस को रटा नहीं मारना है, हमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप एग्जामिनेशन में भी ह्यूमन इवोल्यूशन का एग्जांपल देख के आप डिफाइन या डिस्क्राइब कर सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब जो हमारा नेक्स्ट डोमेन आएगा दैट इज द अफेक्टिव डोमेन।
अफेक्टिव डोमेन मैंने आपको बताया था, अफेक्टिव मीन्स क्या होता है, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, इमोशंस, फीलिंग्स। तो अगर मैं इमोशंस की बात करूं यहाँ पर, तो सबसे बेसिक लेवल पे हमारा पहले क्या है, रिसीविंग, व्हाट वी रिसीव, व्हेन वी रिसीव देन वी रिस्पॉन्ड, ठीक है, देन वी वैल्यू द थिंग्स, ओरिजिन, उसका ओरिजिन करते हैं, एंड कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 5 स्टेजेस में, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो याद करने में इजी रहेगा। सबसे पहला हम बात करते हैं रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या है, विलिंगनेस, विलिंगनेस टू अटेंड टू पर्टिकुलर फिनोमिनन, टू पर्टिकुलर फिनोमिनन ऑफ स्टिमुलाई, या फिनोमिना ऑफ स्टिमुलाई, है ना। सो हियर द स्टूडेंट्स learn to listen carefully, students learn to listen carefully to others and remember key details, remember key details। देखो विलिंगनेस का मतलब होता है, सपोज करो मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अब इस वीडियो को वॉच करने के लिए अगर आपकी विलिंगनेस नहीं है, यानी कि या तो आपका मन नहीं है, या आपको टीचर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं लग रहा, या फिर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगता, तो जब तक इंसान की विलिंगनेस नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी वो चीज पढ़ने की, तो वो कुछ भी रिसीव नहीं करेगा। Now, if a person is willing, they should listen to the person who is teaching carefully and remember the key details। तो रिसीविंग का मतलब क्या है, हमें सामने वाले के इंसान से लेना है, रिसीव करना है मतलब सुनना है वो क्या कह रहे हैं, समझना है वो क्या कह रहे हैं, और उन चीजों को याद रखना है, दैट इज कॉल्ड रिसीविंग। अगला डोमेन हमारा आता है रिस्पॉन्डिंग। अब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, आपको, आपने रिसीव कर लिया, whatever information I gave you, you received it, but अगर आपने देखा होगा कई बार क्लास में टीचर जब पूछती हैं, जब आप लाइव ऐसे क्लास में पढ़ते हैं फेस टू फेस, तो आप बहुत बार टीचर एक क्वेश्चन पूछती है, तो हर बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता। कुछ बच्चे हैंड रेज करते हैं बिकॉज वो कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ बच्चे हैंड रेज नहीं करते, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको आंसर आता भी नहीं आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने सुना तो पर समझा नहीं, है ना। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ, सुना तो पर समझा नहीं, यानी कि रिसीव किया बट उसको रिमेंबर नहीं किया, समझा नहीं। नाउ इफ अ पर्सन रिसीव्स, लिसन्स, रिमेंबर्स, दैट पर्सन विल रिस्पॉन्ड, दैट पर्सन विल रिस्पॉन्ड। तो जिस बच्चे को समझ में आया, उसने रिसीव किया, वो उसका आंसर देगा। सो रिस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। व्हेन टीचर्स आस्क द क्वेश्चन, स्टूडेंट आंसर्स दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन पार्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चा यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एंड द स्टूडेंट बिकम्स comfortable with public speaking, comfortable with public speaking as well as discussion। अब बच्चा यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस से अपने सारे बैचमेट्स के सामने आंसर कर रहा है, तो यानी कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। तीसरा अगर हम बात करें, उसका मतलब है वैल्यूइंग। अब हमने जो भी चीज रिसीव करी, रिस्पॉन्ड करी, उसको वैल्यू करना बहुत जरूरी है, उसकी प्रायोरिटी समझना काफी जरूरी है। तो वैल्यूइंग का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट and explain own values, demonstrate and explain own values about a particular thing or a topic। Example, suppose करो मुझे टीचर ने पढ़ाया लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, आई एम टीचिंग यू लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, और लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में मैं बता रही हूँ कि प्रिमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है। अगर आप प्रिमोर्डियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन को फॉलो करते हैं तो उससे डिजीज अगर होने का ही चांस नहीं रहता है ना। लाइफस्टाइल हम अच्छा रखते हैं तो हम डिजीज होने ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर टीचर ये बताती है कि ईटिंग गुड फूड और हेल्दी फूड इज द की टू लाइफ और इज द की टू सक्सेस, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, eating healthy food is a good habit, eating healthy food is a good habit, आपको टीचर ही बता रही है। तो इससे आपने क्या समझा, इससे आपने उसको वैल्यू किया, जो बात आपने समझी, सुनी, रिस्पॉन्ड करी, उसको आपने वैल्यू भी किया कि हाँ, अगर हम
अच्छे से खाना खाएंगे, गुड लाइफस्टाइल रखेंगे, तो अच्छा खाना खाना जो है वो एक अच्छी हैबिट है ना। हेल्दी फूड खाना एक अच्छी हैबिट है। तो आपने उस बात को वैल्यू किया, उसे प्रायोरिटाइज किया, उसको समझा, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यूइंग। उसको हम क्या कहते हैं, वो किसके अंदर आ जाता है, वैल्यूइंग के अंदर आता है। अब वैल्यूइंग के बाद हमारा आता है अगला जो एस्पेक्ट आता है, फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनाइजेशन। ओरिजिनाइजेशन का मतलब क्या है, रिलेट टू द वैल्यू टू दोज already held and bring into harmonious and internally consistent philosophy. Consistent philosophy. ठीक है, इसका मतलब how value system are put into place, are put into place and organized. Okay, example, comparing and relating values and creating new values, creating new unique value of our own, value or system or वैल्यू ऑफ आवर ओन। अब ओरिजिनाइजेशन का मतलब क्या है, आपने समझ लिया एक चीज की वैल्यू क्या होती है, उसको आपने अपनी दिनचर्या में अपनाया, लेकिन आपने जो वैल्यू सीखी उसको तो अपनाया ही अपनाया, उसके साथ साथ अपनी खुद की न्यू वैल्यू सिस्टम भी क्रिएट किया, जिसमें आपको लगता है कि अच्छा ये हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से या हेल्दी खाना खाना एक गुड हैबिट है। उसमें आपने क्या सोचा कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं लेने, उसमें प्रोटीन की इंटेक ज्यादा बढ़ानी है, आयरन इंटेक, मिनरल इंटेक, हमें विटामिन इंटेक ज्यादा बढ़ाना है। तो आपने जो सीखा तो सीखा, उसके साथ साथ एक नया वैल्यू सिस्टम को ओरिजिनेट किया, क्रिएट किया, नया वैल्यू सिस्टम बनाया, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनाइजेशन। लास्ट हमारा एक आता है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब अब ये वैल्यू सिस्टम हमारा पर्सनालिटी बनाता है, हमारा कैरेक्टर को डिफाइन करता है, यानी कि इंडिविजुअल या इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल हैज अ वैल्यू सिस्टम, आप बोल सकते हो वैल्यू सिस्टम दैट हैज कंट्रोल्ड his or her behavior for a long time, for him or her to develop a characteristic lifestyle. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग योगा करते हैं, है ना, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस योगा करते हैं, काफी समय से करते हुए आ रहे हैं, काफी अच्छा उनका लाइफस्टाइल है। तो क्या ये हैबिट एक दिन में बनी होगी? उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हम अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो हमने रिसीव किया, पहले रिस्पॉन्ड किया, उसको वैल्यू किया, अपना एक नया वैल्यू सिस्टम बनाया, और उस वैल्यू सिस्टम को काफी लंबे समय तक हम फॉलो करते आए, करते 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 नाउ दैट पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम हैज क्रिएटेड अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। मेरे कैरेक्टर को उसने डिफाइन किया, मेरे कैरेक्टर को उसने मॉडिफाई किया, और मुझे एक कैरेक्टरिस्टिक लाइफस्टाइल डेवलप करने में हेल्प करा, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। नाउ अगर मैं एक हेल्दी फूड हैबिट को वैल्यू करती हूँ और मुझे लगता है हेल्दी फूड खाने से हमें एक अच्छी हैबिट होती है, उसको अगर मैं सालों दर फॉलो करते आती हूँ, एक लंबे टाइम तक फॉलो करती हूँ, तो वो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा बना देता है कि मैं फिर जंक फूड खाती नहीं, मैं जंक फूड की तरफ देखती नहीं हूँ, मैं हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके रहती हूँ, समय पे सोती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, अपना काम करती हूँ, और अपना गुड हैबिट या हेल्दी फूड को फॉलो करती हूँ। तो इससे उन्होंने उस पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम ने क्या किया, लंबे समय तक फॉलो करने की वजह से उसने मेरा कैरेक्टरिस्टिक लाइफस्टाइल ही ऐसा बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्लियर टू यू? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर एस्पेक्ट है साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्या है, साइकोमोटर डोमेन। अगर मैं बात करूं साइकोमोटर डोमेन की, तो साइकोमोटर डोमेन जो होता है वो कितने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज, यहाँ पर देखो साइकोमोटर की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, और मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मूवमेंट, ठीक है। तो पहला क्या आता है, सबसे बेसिक लेवल परसेप्शन, देन सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म,
कॉम्प्लेक्स ओवर ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। अब इसको समझते हैं वन बाय। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहला साइकोमोटर डोमेन की, सो बेसिकली इट सेज फिजिकली accomplished task and perform movement and skill। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं अपने क्लिनिकल एरिया में। स्किल्स की बात आती है तो हम हमेशा क्लिनिकल एरिया की बात करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म द प्रोसीजर्स, व्हेन वी डू द बेड साइड केयर। तो एग्जाम्पल से समझते, सपोज करो आप पहली बार एक स्टूडेंट नर्स आप गए हो हॉस्पिटल में और आप आईवी इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना सीख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी सीख रहे हो, तो उससे हम सीखते हैं कैसे हम साइकोमोटर स्किल डेवलप करते हैं। तो पहला हमारा जो एस्पेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज परसेप्शन। सो परसेप्शन का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आईवी इंजेक्शन देना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आईवी कहाँ देते हैं? वेन में देते हैं। और वेन कहाँ कहाँ होती है हमारी बॉडी में? अगर आप वेन को लोकेट कर पा रहे हैं, सो इट मींस यू आर अवेयर अबाउट द आईवी इंजेक्शन। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल हो गया लोकेटिंग अ वेन। ठीक है, सो परसेप्शन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू यूज सेंसरी, आप बोल सकते हो क्यूज, सेंसरी क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटी। आप ये मोटर एक्टिविटी का मतलब आईवी एडमिनिस्ट्रेशन तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा, आपको अवेयरनेस होगी कि कहां पर वेन होती है और कैसे हमें कहां पर इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना है। दैट इज द फर्स्ट बेसिक लेवल, दैट इज परसेप्शन अंडर साइकोमोटर डोमेन। दूसरा आता है सेट। सेट का मतलब यहाँ पर क्या है? सेट का मतलब है, हम बोलते हैं ना रेडी स्टेडी गो या गेट सेट गो। तो सेट मतलब होता है रेडीनेस। ऐसे याद रखो, गेट सेट गो। मैं यहाँ पर लिख रही हूं आपको याद रखने के लिए, गेट सेट गो। व्हेन यू से, तो सेट मींस यहाँ पर रेडीनेस, readiness to act, to respond in a certain way to a situation। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हम रेडीनेस किस तरह से एक्ट करते हैं, कितना रेडी है, वो बताता है हमारा सेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल प्रिपेयर प्रोसेस, गैदर सप्लाईज। अगर आपको आईवी एडमिनिस्टर करना है तो आपको उसके लिए सिरिंज चाहिए, नीडल चाहिए, स्पिरिट चाहिए, कॉटन स्वैप चाहिए। उसके बाद आपको अपना सब ब्लड सैंपलिंग वाला आपको एडमिनिस्टर करना है तो आपको ड्रग चाहिए, डाइल्यूएंट चाहिए, अगर ड्रग पाउडर फॉर्म में उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो आपने क्या किया? सप्लाई सारे गैदर करे, जस्ट बिफोर एक्टिंग आप रेडीनेस दिखा रहे हो। तो रेडीनेस कैसे दिखेगी? प्री प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसीजर अटेम्प्ट करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले हम जब पूरी प्रिपरेशन करते हैं वो बन जाता है रेडीनेस टू एक्ट या सेट। तीसरा आता है आपका गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स का यहां पर मतलब क्या होता है? फर्स्ट, यहां पर है फर्स्ट अटेम्प्ट टू अ कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्किल। जब आप एक पहला अटेम्प्ट करते हो एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्किल परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स। और ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स इमिटेशन, आप किसी को देख कर ये करते हो, या फिर ट्रायल एंड एरर करते हो। और एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग अंडर सुपरविजन ऑफ अ सीनियर। यानी कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हो गाइडेंस के अंदर। गाइडेड रिस्पॉन्स मींस रिस्पॉन्स दे रहे हो गाइडेंस के अंदर। तो अगर आप पहली बार ड्रग एडमिनिस्टर करने जाओगे तो आप किसी के सुपरविजन में करोगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको वेन में ही आप अच्छे से इंजेक्ट ना कर पाओ। हम वापस से पुल बैक करते ताकि अगर ब्लड आ रहा है तो हमें पता होता है वेन में है हमारा इंजेक्शन या नीडल वेन के अंदर गई है। ब्लड नहीं आ रहा तो वी आर वेरी मच डाइसी, है ना। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो है एक फिजिकल कॉम्प्लेक्स स्किल परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज गाइडेड रिस्पॉन्स। फोर्थ वन हमारा जो होता है वो होता है मैकेनिज्म की बात करें, ये सेकंड स्टेज होती है। दिस इज द सेकंड स्टेज टू लर्न
Second stage to learn a complex physical skill. Second stage to learn a complex physical skill, that is called as mechanism. Okay, so the second stage to learn a complex physical skill, this is called mechanism. यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा learned response होता है, convert learned response to habitual actions. Learned response to habitual actions, यानी कि एक बार आपने ड्रग एडमिनिस्टर किया, ट्रायल एंड एरर किया, सही हुआ नहीं हुआ, अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, अब आप मैकेनिज्म फॉलो करना स्टार्ट कर देते, तो आप थोड़ी आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कि एक्चुअली में ड्रग कैसे एडमिनिस्टर करनी है, वेन को कैसे लोकेट करना है, टॉर्निकेट बांधने के बाद कैसे करना है, तो अब थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो गई है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आप लर्न रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करते हो हैबिचुअल में, अब इस तरह आप ड्रग एडमिनिस्टर करोगे, आपकी हैबिट हो गई है। ओके, एंड दिस इज बेसिकली, अगर हम बात करें हैबिचुअल एक्शंस, so the movements can be performed with a medium level of proficiency and minimum level of supervision, less level of supervision. आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना प्रोसीजर परफॉर्म कर पाए विद लेस सुपरविजन। तो एग्जांपल हो गया एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग विद मिनिमल सुपरविजन, क्योंकि अब आपने हैबिट बना ली, हैबिचुअल हो गए हो, आपको पता है ड्रग एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पांचवा हमारा जो स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अगर मैं कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स की बात करूं तो ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज एबिलिटी टू स्किलफुली परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्किल्स, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ड्रग एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, आप हैबिचुअल हो गए हो। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ओवर्ट मतलब दिखाना, तो यहाँ पर आप स्किलफुली, नाउ आराम से आप स्किलफुली कोई भी कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसीजर को या फिजिकल स्किल को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास में सडनली क्राइसिस आ जाए, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट सडनली आ जाए और आपको आईवी एडमिनिस्टर करना हो, सो नाउ यू विल बी इजीली एबल टू एडमिनिस्टर आईवी क्विकली, बिकॉज आप हैबिचुअल हो, आपको पता है कैसे एडमिनिस्टर करना है, तो आप अपना जो भी आपने कॉम्प्लेक्स स्किल को बाहर अच्छे से दिखा सकते हो और अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, क्राइसिस, मैनेजिंग अ क्राइसिस सिचुएशन, आप बोल सकते हो मैनेजिंग अ क्राइसिस सिचुएशन। ठीक है, सिक्स्थ आता है अडेप्टेशन। अगर मैं अडेप्टेशन की बात करूं, अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, now modify the learned skill to meet new or special requirement. Example, providing care to individual patients. अभी तक तो आपने क्या सीखा, अभी तक आप सिर्फ ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे थे, आईवी एडमिनिस्टर कर रहे थे, अभी तक आपको इंडिविजुअल पेशेंट असाइन नहीं हुआ था, आपको सिर्फ एक बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर आपने सीखा। नाउ अडेप्टेशन का मतलब जो आपने स्किल सीखा वो तो आप परफॉर्म कर ही रहे हो, कॉम्प्लेक्स स्किल, उसके साथ साथ में नया कोई स्किल सीख रहे हो, नया कोई स्किल परफॉर्म कर रहे हो, या फिर कोई नई रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप काम कर रहे हो। जैसे कि अब आपको इंडिविजुअल पूरे पेशेंट की केयर करनी है, उसमें आईवी एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा और बाकी सारी केयर आएगी, तो आप इंडिविजुअली आप रिस्पॉन्सिबल हो गए उस पेशेंट केयर के लिए। सो दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। तो आप देख पा रहे हो आपके स्किल कैसे डेवलप हो रहे हैं, स्टेज बाय स्टेज आप स्किलफुल होते जा रहे हो। ठीक है ना, तभी तो 4 साल के बाद में एज एन इंडिविजुअल नर्सिंग ऑफिसर आप पेशेंट को संभाल पाओगे। एंड सेवेंथ हमारा होता है, लास्ट इज ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन का मतलब यहां पर क्या है, एबिलिटी टू क्रिएट न्यू मूवमेंट। अब यहाँ पर आप प्रोसीजर को और आप स्किल को इतना अच्छे से सीख चुके हो कि आप कोई नया मूवमेंट का, कोई नया स्टेप, कोई नया प्रोसीजर आप खुद बना सकते हो। एबिलिटी टू क्रिएट न्यू मूवमेंट पैटर्न
to fit a particular situation or problem, particular problem or situation. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया डेवलप न्यू मेथड फॉर पेशेंट एजुकेशन. अब आपने देखा कि आपने पेशेंट को एजुकेट करने के लिए एक नया मेथड डेवलप किया है. तो आप एक जब नई चीज डेवलप करते हो, कोई नया स्किल डेवलप करते हो, वो आ जाता है ओरिजिनेशन, जिसमें हम एक नया ही स्किल, नया ही मूवमेंट, नया लोकोमोशन डेवलप कर रहे हैं जो हमारे बाकी स्किल से काफी डिफरेंट है. दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनेशन. I hope this much is clear to everyone. We have tried to covered Bloom's taxonomy in detail. अब इस Bloom's taxonomy की बात नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे फिलोसफीज. ओके, तो नर्सिंग एजुकेशन में जितनी भी फिलोसफीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड इस सेशन में हम सिर्फ ब्लूम टेक्सोनॉमी तक ही कवर करेंगे. अगले सेशन में आप पढ़ेंगे फिलोसफीज ऑफ नर्सिंग एजुकेशन. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.